एब्जॉर्ब कब होगी? दिशा कब होगी एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब कब करेंगे? मेरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर से है, तो हायर से इनर की तरफ, यानी कि बाहर से अगर अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन अगर वो यहां से यहां आ रहा है, तो फिर बेटा क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन में से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी हो गई, और बेटा इसमें से क्या होगा? रेडिएशंस निकलेंगे, एचनिंग रेडिएशंस। तो ये कौन सा हो गया? एमिट, एनर्जी इज एमिटेड। और एब्जॉर्ब का बेटा कैसे बनेगा डायग्राम? एब्जॉर्ब को बताओ, लोअर से हायर, दिशा कहां से कहां बेटा जाएगा इलेक्ट्रॉन? लोअर ऑर्बिट में है, इसके पास एनर्जी कम है ना, स्टेबल है, एनर्जी कम है। अगर किसी कारण से ये रेडिएशन को बेटा एब्जॉर्ब कर ले, क्या करेगा? रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। देखो इसमें से निकल रहा है, इसमें एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कहां बेटा चला जाएगा? बोलो, फ्रॉम लोअर, लोअर से हायर एनर्जी शेल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? पहले वाले में हायर से लोअर, ठीक है, ज्यादा एनर्जी से लोअर। ये डायग्राम अच्छे से याद कर लो, समझ लो कैसे बनाने हैं, इनका क्या मतलब है, ठीक है बेटा। चलो, इतना सबको समझ में आ गया था। उसके बाद बेटा पढ़े थे अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या अचीवमेंट्स थे? आर्यन, फर्स्ट बेटा क्या था? अरे जो थॉमसन मॉडल स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। थोड़ा सा और कहना चाहो तो बता सकते हो। अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, और भी एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो उन्होंने सारे प्रिंसिपल एक साथ बता दिए, ठीक है। चलो, तो सेकंड चीज उन्होंने क्या बताई? सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बेटा, अभी इसको आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो जैसे मैंने बताया था कि किसी भी एटम का एक क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के अगर एक एटम का हम स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ दैट एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, है कि नहीं? बताओ। तो हाँ, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ बेटा मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन का बताया था उन्होंने, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स का नहीं बताया, हाइड्रोजन का बताया सबसे पहले कि हाइड्रोजन का ये होता है, ठीक है बेटा। तो ही एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर बेटा ये जो लाइनें दिखाई देती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, उनके बारे में पूरा डिटेल में बताया। ऐसा नहीं कि खाली बस ये बता दिया कि इसमें लाइनें मिलती हैं, नहीं, उसका उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस लाइन का मतलब कौन सी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, और बाकायदा हर चीज के बारे में बताया, कौन से शेल के अंदर कितनी लाइंस होंगी, कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, ओवरऑल पूरा लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया उन्होंने, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा सबको क्लियर हुआ? दिशा क्लियर हुआ? निकिता बेटा फर्स्ट तो स्टेबिलिटी हो गया, नोट सामने रखो इसीलिए बोलता हूं, नोट सबने निकाल रखे हैं? सभी बच्चों ने नोट्स? हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट तो स्टेबिलिटी हो गया। सेकंड पॉइंट बेटा अपना हो गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ओके साक्षी, ठीक है। अगला बेटा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? बोर ने क्या बताया था? ही गिव द फॉर्मूला, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, गुड गुड निकिता।
ठीक है, कैलकुलेट बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। तो जैसे हमने कल भी पढ़ा था, फॉर्मूला दिया था उन्होंने एनर्जी का बेटा, किसी भी शेल के अंदर कितने, किसी इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो ये भी बताया और ये भी बताया कि उनकी एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन से मिलते हुए बाकी एलिमेंट्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है दीपक, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन से मिलते हुए के लिए एक फॉर्मूला बेटा, उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला जो है वो जल्दबाजी में हो सकता है ध्यान नहीं रहा। हाइड्रोजन के लिए तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन क्या था बेटा, नीचे n स्क्वायर था। लेकिन उस फॉर्मूले में अगर मान लो अगर किसी और एलिमेंट का निकालना है आपको, तो बेटा ऊपर की तरफ क्या करेंगे, z का स्क्वायर और आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा था खाली, इसलिए मैंने देखा नहीं। अगर किसी और एलिमेंट के लिए निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको ऐड कराऊंगा। ठीक है, जैसे हीलियम के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, z का स्क्वायर बेटा उसमें रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जैसे हीलियम के लिए 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर यानी 4। इस तरीके से बेटा किसी भी एलिमेंट के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझा दूंगा कि इसका यूज कैसे करेंगे। अभी तो हाइड्रोजन के लिए भी बताया और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी बताया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बेटा ये हो गया। फोर्थ पॉइंट बेटा क्या बताया था आपको कल, हेल्प्स टू रिड्यूस रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ये बताया था, रिड्यूस रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी निकालता है कैसे, रिडबर्ग्स कांस्टेंट बेटा क्या था, क्या था बेटा साक्षी बताओ, रिडबर्ग्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, रिडबर्ग्स कांस्टेंट क्या बोलोगे, क्या था? अरे उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए आपको। एक तो वैल्यू कितनी होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की, निकिता कितनी वैल्यू थी बेटा? 21.8। हाँ गुड आर्यन, 21.8। अरे जो फॉर्मूले के अंदर है बेटा, जो बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला था ना 21.8 इंटू 10 की पावर -19, यही है रिडबर्ग्स फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। और लिखने में कैसे आएगा बेटा, लिखेंगे कैसे, माइनस माइनस हटा दो, ये तो अच्छा फॉर्मूला है। रिडबर्ग्स फॉर्मूला बताता हूं आपको, 2 पाई स्क्वायर और क्या था बेटा m e4 है ना, अपॉन में h स्क्वायर और n स्क्वायर को अलग कर दो। ये सब बेटा क्या है, इसी को बोलते हो ना रिडबर्ग्स कांस्टेंट RH। यही था बेटा रिडबर्ग्स कांस्टेंट Rn, RH बेटा यही है। और यही फॉर्मूला जब हम लिखेंगे फोर्स के फॉर्मूले को बेटा अगर हम ऐसे लिखें En = -RH अपॉन n स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज द रिडबर्ग्स फॉर्मूला। क्या है बेटा, ये इसको रिडबर्ग्स फॉर्मूला बोलते हैं। सेम है बिल्कुल, ये बोर्स फॉर्मूला हो गया अगर 21.8 लिख दोगे तो, और अगर रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका, रिडबर्ग्स फॉर्मूला कहलाएगा। सब बच्चों को क्लियर हुआ? सुमित आया बेटा समझ में? साक्षी रिप्लाई करो जल्दी, क्या लिखा है मैंने रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी याद रखना, रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा ये होता है 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी हुई 21.8 10 की पावर -19। बोलो जूल पर एटम है वो तो एनर्जी है। ये सबको समझ आया? निकिता आ गया बेटा समझ में? भूलोगे तो नहीं रिडबर्ग्स कांस्टेंट? नो सर। ठीक है गुड। तो बेटा बोर्स के चौथे अचीवमेंट में ये भी आएगा कि बोर ने बेटा क्या किया, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताई, जैसे कि जो हम देख रहे हैं RH रिडबर्ग कांस्टेंट है ये अपना। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी बताई, और इसका आपको कराया था लास्ट में, याद करो कि अगर एनर्जी बेटा एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो अगर अपने को एनर्जी चेंज निकालना है आर्यन, अगर हमें डेल्टा E की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी में चेंज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, E फाइनल माइनस E इनिशियल। इनिशियल फाइनल EF का मतलब क्या है,
एनर्जी इन द फाइनल शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे बेटा बाद में किस ऑर्बिट में गया, फाइनली किस में गया, ठीक है। और इनिशियल का मतलब क्या हो गया, शुरुआत में किस शेल के अंदर था, स्टार्टिंग में, जिसको ग्राउंड शेल भी बोलते हैं बेटा। इनिशियल वाले को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्साइटिंग स्टेट। सबको समझ में? तो अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी है चेंज, डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितनी एनर्जी चेंज होगी, तो कैसे बेटा निकालेंगे, रिडबर्ग्स फॉर्मूला में रख दो उस वैल्यू को, करो इसमें वैल्यू, तो ईएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएफ तो हो जाएगा बेटा माइनस आरएच अपॉन एनएफ है तो एनएफ स्क्वायर, ठीक है, बताया था ना करिए। ऐसे अगर ईआई निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस आरएच अपॉन एनआई स्क्वायर, फिर इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल्टा ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस आरएच, ठीक है, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन एनआई स्क्वायर, बेटा ये फॉर्मूला आएगा, वो तो सबको याद है, अच्छे से याद कर लो, इसका यूज करना है, न्यूमेरिकल्स में बेटा इसका यूज होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। दीप्ति आया समझ में बेटा, दीप्ति? यस सर, यस सर। न्यू स्टूडेंट हो आप, है ना? हाँ, पीछे के बेटा वीडियोस वगैरह देखे आपने, या समझ में आ रहा है कैसे? हाँ सर, आ रहा है, चलो गुड, ठीक है, आ जाएगा। बाकी बच्चों को भी बेटा मैं यही कहूंगा, हृदयाक्षी न्यू स्टूडेंट है और कुछ बच्चे और हैं जिनके बीच में वीडियो बेटा रह गए होंगे, तो आप लोग बेटा क्या करो, रिकॉर्डेड वीडियोस को जाके देख सकते हो, चैट सेक्शन में जाके, चैट्स में जाके बेटा जो अपना ऑप्शन आता है टीम्स ऐप पे, तो चैट पर जाके रिप्लाईज में जाना, ठीक है, अपनी टीम सिलेक्ट करके, तो उसमें आपको बेटा रिप्लाईज के अंदर मेरे नाम से या बच्चों के नाम से वीडियोस दिखेंगे। हाँ, उसमें वीडियो पे क्लिक करोगे जैसे ही, वो अपने आप स्ट्रीम कर देगा, ठीक है, अपने आप बेटा वीडियो प्ले कर देगा, वीडियो लेक्चर। तो जैसे मान लो 1-1 घंटे के वीडियोज हैं अपनी क्लास के, तो पहले के सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है बेटा? ओके, ठीक है, हिदाक्षी सुन रहे मेरी बात? यस सर। सॉरी, हिदाक्षी बोल रहा हूँ, हृदय श्री है, सॉरी। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? और कल की क्लास में थे आप, कल समझ में आया आपको? यस सर। जहां पर बेटा Yes, नहीं हो ना, जहां पर जो भी डाउट हो आप लोग तुरंत पूछ लेना, ठीक है, ये नहीं कि तुरंत के तुरंत बेटा पूछो, क्योंकि बाद में पूछोगे तो फिर क्या होगा, अभी जैसे जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं तो तुरंत के तुरंत पूछोगे तो सबको क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा, और फिर बाद में अलग से पूछोगे तो फिर सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत डाउट पूछना है। चलो, ये बेटा समझ में आया, फॉर्मूला नीचे लिखा है रिडबर्ग्स फॉर्मूला। ये अगर एनर्जी चेंज निकालनी है अपने को, डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा RH 1/ni² - 1/f², तो ये बात ध्यान रखना, इसमें बेटा इनिशियल Ni का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल ऑफ द इनिशियल स्टेट या ग्राउंड स्टेट। हाँ, तो बेटा ग्राउंड स्टेट आगे रहेगा, उसका स्क्वायर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ द शेल है, बस कुछ नहीं है। जैसे मानो अगर एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली बेटा पहले शेल से जाकर के शेल से अगर एल शेल में गया, सुनो मेरी बात, के से एल में गया, तो एन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, Ni की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1। और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NF की 2। बस फॉर्मूले में पुट करना है, रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है, फटाफट आप एनर्जी चेंज निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं निकिता, कोई बहुत मुश्किल तो न्यूमेरिकल नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है बेटा अपने को नंबर ऑफ शेल्स की, और 21.8 वैल्यू आपको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट की, ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। चलो, अच्छा, एक और चीज बेटा, यहाँ पर अगर डेल्टा ई की वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आगे मैंने आपको दिया हुआ है, डेल्टा ई के बाद बेटा हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है एनर्जी में, ये बेटा किसकी फॉर्म में हो रहा है, h की फॉर्म में। बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट में पढ़ा था ना, प्लैंक्स थ्योरी में, एनर्जी बेटा किसके बराबर होती है, बोलो, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी बेटा रेडिएट करी या एमिट करी,
या एब्जॉर्ब करी, वो एनर्जी किसके बराबर होगी? एच न्यू के बराबर होगी। यस और नो? बताओ। दीपक होगी? एच न्यू की फॉर्म में होगी बेटा। तो एच न्यू के अगर बराबर होगी तो न्यू भी निकाल सकते हो। अगर डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास आ गई, ये वही तो एनर्जी है। डेल्टा ई का मतलब क्या है? एक शेल से दूसरे एनर्जी का डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? इतनी एनर्जी होगी वो। यस और नो? जो शेल की एनर्जी में डिफरेंस है, हाँ है ना, जो शेल की एनर्जी में बेटा डिफरेंस है, उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा। तो अपने लोग क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा ई की वैल्यू से वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी। आया बेटा समझ में मेरी बात आ गई समझ में सबको? डेल्टा ई की वैल्यू अगर हम देखें बेटा एच न्यू के बराबर कर दो, तो क्या निकाल लोगे? न्यू की वैल्यू डेल्टा ई अपॉन एच कर दो, प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, बस सिंपल है। निकाल सकते हैं सभी बच्चे? अरे बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो। यस सर। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है? 6.626 निकिता इंटू 10 की पावर -34, इससे डिवाइड करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? पहले तो डेल्टा ई पूछेगा आपसे, ठीक है बेटा, फिर पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकाल देंगे, जो एनर्जी में चेंज आएगा उसको बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट h से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। और इससे बढ़कर आपसे एक और पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में वेव नंबर पूछ सकता है। तो याद करो वेव नंबर क्या था? निकिता वेव नंबर क्या था बेटा, बताओगे? कैसे निकालते हैं वेव नंबर? आर्यन कैसे निकालेंगे वेव नंबर? अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई तो बेटा वेव नंबर कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ मुझे दीपक। इतना मुश्किल कुछ है क्या? भूल गए? C इजिकल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला था आपके पास बेटा? C इजिकल टू न्यू लैम्डा। हाँ, तो न्यू लैम्डा अगर आपके पास है, आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी है, आप लैम्डा निकाल सकते हो, है ना। और लैम्डा से डायरेक्टली फिर क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो। या तो ये तरीका है, या फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा होता है ये, फ्रीक्वेंसी अगर आपको ये वेव नंबर निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को बेटा c से डिवाइड कर दो। किससे? c से डिवाइड कर दो। c का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ, c का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट हो गई अपनी, है ना। और न्यू बेटा क्या हो गई? वो फ्रीक्वेंसी अभी आपने निकाली है, ठीक है बेटा। दिशा आया? अब ये कैसे आया? ये c अपॉन लैम्डा, c अपॉन न्यू अपॉन c कैसे आया ये बताओ? अच्छा दिख नहीं रहा है, ऊपर की तरफ है। अब ठीक है, दिख गया बेटा? देखो ये लिखा है न्यू डैश इक्वल टू वेव नंबर होता है ना न्यू डैश, क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी न्यू अपॉन c। फ्रीक्वेंसी बेटा हो गई न्यू, जो आप निकाल चुके हो, निकाल चुके हो क्वेश्चन के अंदर। यहां तक पहुंच जाओगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा आ गई, उसको c से डिवाइड कर देना, सिंपल। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है दीपक, कर सकते हैं कैलकुलेशन? यस सर। अभी ये बताऊं कैसे आया, ये भी जानने की इच्छा है? बता दो, सिंपल सा है। ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो मैं बताता हूं। ये जो अपना बेटा न्यू नॉट न्यू डैश है, इसका क्या मतलब है बेटा? 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है बेटा। रेसिप्रोकल होता है बेटा ये वेवलेंथ का, और वेवलेंथ बेटा किसके बराबर होती है देखना, वेवलेंथ। लैम्डा को कैसे लिख सकता हूं? एक फॉर्मूला और था, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, सबको याद है? तो यहां से अगर बेटा लैम्डा की वैल्यू लिखनी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? देखना जरा, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, है कि नहीं? और 1 अपॉन लैम्डा है तो कैसे लिखूंगा उसको? उल्टा हो जाएगा, सॉरी c अपॉन न्यू हो जाएगा, है ना। इसको बेटा उल्टा करूंगा तो क्या हो गया? न्यू अपॉन c, बस सिंपल है, ठीक है बेटा। कैसे आया देख लो,
वेव नंबर की वैल्यू जो है वैल्यू न्यू अपॉन सी होती है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो। आया बेटा समझ में? बोर्ड में मैंने लिख रखा है, ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, दिख रहा है? थोड़ा सा और ऊपर कर लो, ठीक है। ये देखो ये वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा का मतलब हुआ इस फॉर्मूले से अगर देखें c इज इक्वल टू 2 लैम्डा से तो c अपॉन न्यू, तो अगर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, न्यू अपॉन c हो जाएगा, सिंपल। चलो इस तरीके से बेटा हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो अगर हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं या वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? ठीक है बेटा, चलो रिडबर्ग्स कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। अब आज हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक बेटा अपना है, इतना सबको समझ में आ गया ना पीछे का भी बेटा? कल भी कराया था मैंने, आज फिर समझा दिया आपको। चलो डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बेटा हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है दीपक? अब बेटा अगला टॉपिक है हमें हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, जो बोर ने दिया था। तो किस तरह का स्पेक्ट्रम होता है, सबसे पहले तो बेटा सभी बच्चे अपने नोट्स को ओपन करके रखेंगे, इस टॉपिक को निकाल लें सभी बच्चे, जिनके पास नहीं है उनको मैं बता रहा हूं, बाकी सबके पास जिन्होंने कंप्लीट कर लिए जल्दी से खोल लें। चिरायु बेटा आपने कल भी रिप्लाई नहीं दिया था मुझे क्या? चिरायु माइक ऑन करो। अच्छा कर दिया था, तो कब तक दोगे नोट्स? सर हो गए 20 दिन में। ठीक है चलो 1-2 दिन में, चलो बेटा अच्छी बात है, आप रिप्लाई किया करो बस, ठीक है? रिप्लाई करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है बेटा? अगर जो रिप्लाई नहीं करता इसका मतलब वो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली एब्सेंट है ना, उसका दिमाग तो कहीं और ही है, टीचर बोल रहा है पूछ रहा है, कम से कम रिप्लाई करो, ठीक है? और काम भी जल्दी जल्दी करो, जितनी जल्दी कर सकते हो, ठीक है? परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन करते रहो बेटा, घर पे है तो काम कर सकते हैं, टाइम से करेंगे तो अच्छा ही होगा। चलो तो बेटा हाइड्रोजन के अंदर हमने क्या पढ़ा, जैसे सोडियम के अंदर आपको बताया था लाइन स्पेक्ट्रम याद करो सभी बच्चे। लाइन स्पेक्ट्रम बेटा क्या था, किसी भी एटम का आपको मैंने बताया था अलग अलग एलिमेंट्स के बेटा लाइन स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, ठीक है दीपक? हो सकते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो उसके अंदर कैसी कैसी बेटा अपने को लाइंस नजर आती हैं, वही लाइन स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। बेटा हाइड्रोजन इसलिए इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, जैसे सोडियम के केस में आप लोगों ने पढ़ा था सिर्फ 2 लाइंस नजर आ रही थी वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम में, लेकिन हाइड्रोजन के केस में बेटा क्या होता है, बहुत सारी लाइंस नजर आती हैं स्पेक्ट्रम में, ठीक है? और इन लाइंस को बेटा 5 अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया गया है। निकिता कितनी सीरीज में डिवाइड किया है नोट्स में देखो बेटा? 5 सीरीज में, और इनके जो नाम है वो इनके साइंटिस्ट जिन्होंने इनके बारे में मतलब पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है, उनके नाम के हिसाब से रख दिया, नेम ऑफ साइंटिस्ट के नाम से। तो पहला है लेमन, फिर उसके बाद बाल्मर, फिर पास्चेन, फिर ब्रैकेट और ये फंड। नाम बहुत अजीब है लेकिन याद तो करने पड़ेंगे, है ना? लेमन, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, फंड, ये 5 बेटा मतलब लाइंस नहीं है, ये सीरीज ऑफ लाइन है। क्या है बेटा? सीरीज ऑफ लाइन, मतलब कि कैटेगरी बना दी हमने, कई सारी लाइंस है बेटा, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब एक बार डायग्राम ओपन करेंगे पेज नंबर 14 के ऊपर सभी बच्चे, या नोट्स में देखो दे रखा होगा ये टॉपिक निकाल के, दिख रहा है बेटा सबको? बोर्ड पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग इसको यहीं पे समझो। बोलो बेटा, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। ये सीरीज है बेटा एक तरीके की, ठीक है? तो ये 5 सीरीज में बेटा डिवाइड किए गए हैं, ठीक है? लेमर, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, फंड। आर्यन दिख रहा है बेटा आपको? दिख रहा है? तो देखो इसमें ध्यान से देखना बेटा, 5 सीरीज है, इसमें मैंने ये भी बता रखा है आपको, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, लेमन सीरीज में बेटा दिया हुआ है कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं। तो लेमन सीरीज बेटा कौन से सीरीज को बिलोंग करते हैं? यूवी रीजन। चलो बोर्ड पर कराता हूं, बोर्ड पे ड्रॉ करना पड़ेगा। हिदाक्षी आपने नोट्स बेटा डाउनलोड कर रखे हैं? नहीं किए? यस सर। कर रखे हैं? तो एक बार उसमें आपको दिख रहा है बताओ, दिख रहा है या फिर बोर्ड पे ड्रॉ करूं?
या नोट से ही समझा दूंगा, बोलो। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बेटा देखो नोट्स में आपको क्या दिख रहा है, सीरीज किस टाइप की सीरीज नजर आ रही है, बताओ मुझे जरा। सब बच्चे देख रहे हैं? हाँ बेटा बताओ क्या दिख रहा है आपको, सीरीज दिख रही है? एक मिनट अच्छे से नहीं आई। क्या है बेटा बताओ, बोलो। यस सर। तो देखो पहली सीरीज बेटा देखो लेमन सीरीज, लेमन सीरीज पहली देखेंगे, इसको लेमन सीरीज बोलते हैं। देखो बेटा इसमें जितने एरोज आ रहे हैं इसका क्या मतलब है, यानी बेटा देखो पहला ये n का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। आर्यन नंबर ऑफ शेल्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं। तो कैसी लाइन आपको नजर आ रही है, पहली लाइन देखो लेमन सीरीज के अंदर 8 से शुरू होकर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बेटा अभी कौन से ऑर्बिट में है, 8 में है। 8 से लेके कहां पर आया बेटा, 1 के अंदर, समझे मेरी बात। इसी तरीके से देखो दूसरी लाइन लेमन के अंदर 7 से लेके 1, लेकिन सबकी फाइनल स्टेट बेटा कितनी है, फाइनल कितनी है, के शेल है पहला सबका फाइनल। हाँ हिदाक्षी, हिदाक्षी आया बेटा सब में? यस सर। है ना, सबका बेटा देखो जो n इजिकल टू 1 का मतलब ये है, जो एरो का मतलब है बेटा कि सबकी ग्राउंड स्टेट, अगर नीचे की तरफ देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, फाइनल स्टेट सॉरी, वो क्या है बेटा, लेमन सीरीज में n इजिकल टू 1 है। समझ गए सभी बच्चे, बताओ जल्दी मुझे। 8 7 6 5 4 3 2 से लेकर बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, फर्स्ट शेल में आ रहा है। तो ये बेटा कौन से रीजन को बिलोंग करेगा, ये भी लिखा हुआ है, अल्ट्रावायलेट रीजन। जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर बेटा बहुत सारी रेंज होती है, उसमें से एक होता है अल्ट्रावायलेट रेंज, ठीक है। तो ये बेटा अगर इनकी वेवलेंथ को अगर हम मेजर करें, निकिता इसका मतलब बेटा समझो, ये जो लाइनें हैं ना, अगर इन लाइनों की अगर हम वेवलेंथ निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें, तो अपने को बेटा किस रेंज की दिखाई देंगी, अल्ट्रावायलेट रेंज की रेडिएशन दिखेंगी आपको, बिल्कुल वही वेवलेंथ होगी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के होते हैं। आर्यन आए बेटे मेरी बात समझ में, ये लेमन सीरीज कहलाती है, बोलो ठीक है। उसके बाद सेकंड सीरीज देखेंगे, दीपक सेकंड सीरीज में देखो बेटा 8 से स्टार्ट करके और फाइनल कहां तक आ रही है, सारी के सारे रेडिएशन, एन की वैल्यू कहां तक है, 2 तक है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जितने भी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, उसकी वेवलेंथ बेटा किसके अकॉर्डिंग है, विजिबल रेंज के अकॉर्डिंग, लिखा हुआ है ना विजिबल रेंज, यानी बेटा अपना विजिबल रेंज की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, उतनी वेवलेंथ दिखा रहा है, ठीक है, समझ गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये रेडिएशन बेटा अपने को विजिबल मतलब कि अपने को दिखाई देते हैं एक्चुअल में, ठीक है, ये हमें दिखाई देंगे, बाकी सारे दिखाई नहीं देंगे डायरेक्टली, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रीजन हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, स्पेक्ट्रम के अंदर तो देख सकते हैं, ठीक है बेटा, स्पेक्ट्रम है ये पूरा, इसको पूरा स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो देखो क्या दिखा हुआ है अगले, इसी तरह से पास्चन दिख रहा है बेटा, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड को बिलोंग करती है, n इक्वल टू 3, और ऐसी करके ब्रैकेट सीरीज है, उसका n इक्वल टू 4, यानी इलेक्ट्रॉन सारे बेटा किस में आ रहे हैं, 8 से लेकर कहां तक आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 तक आ सकते हैं, तो ये इंफ्रारेड रेंज हो गई। इसी तरीके से लास्ट होती है फंड सीरीज, पी साइलेंट है इसमें, फंड सीरीज बोलते हैं, ये भी बेटा क्या है, इंफ्रारेड है, ठीक है। ये तीनों लास्ट की इंफ्रारेड होती हैं, पास्ट चेन, ब्रैकेट और फंड, तीनों बेटा क्या है,
इंफ्रारेड रेडिएशन के पार्ट है। ठीक है, अब बेटा मैं एक्सप्लेनेशन देखो नोट्स के अंदर क्या लिखा है वो समझा देता हूं आपको। लिखा हुआ है वही चीज जो अभी बताऊंगा कि अगर व्हेन ए गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर बेटा एक हाइड्रोजन गैस का अगर हम कोई सैंपल लें जिसमें बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम हाई टेम्परेचर पर सब्जेक्ट कर दें, क्या कर दें बेटा, हाई टेम्परेचर पर, या फिर मैंने आपको बताया था जैसे डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, याद है डिस्चार्ज ट्यूब, तो डिस्चार्ज ट्यूब में अगर मैं बेटा उसके अंदर क्या भर दूं, उस इलेक्ट्रोड के अंदर, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस को बेटा फिल कर दें और उसमें हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा आर्यन, हाई वोल्टेज की वजह से वहां पर H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। ठीक है, और उनका बेटा अगर कोई स्पेक्ट्रम लूं, उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं अगर उसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर लूं तो अपना लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा हाइड्रोजन का, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन के बेटा मॉलिक्यूल्स किस में टूट जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाएंगे, और ये हाइड्रोजन के एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को बेटा एब्जॉर्ब करेंगे, अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके हिसाब से हमने इनको क्या बता दिया है, जो प्राइमरी पहले शेल की तरफ आते हैं उनको बोलते हैं हम बेटा लेमेन सीरीज, दूसरी बाल्मर हो जाती है, फिर पास्चेन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड। सबको आया बेटा समझ में इतना जितना बताया मैंने निकिता? ठीक है बेटा, ये एनर्जी लेवल्स हैं। Yes, sir. ये एनर्जी लेवल है बेटा अपने। ठीक है, पहला जैसे एल शेल हो गया, लेमेन बेटा एल शेल के लिए हो गया, सेकंड फिर बाल्मर हो गया एम के लिए, इस तरीके से एन, फिर ओ, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, बोलो फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखो, सिंस लाइफ टाइम। हाँ अच्छा बेटा एक और चीज, इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है कब तक किसी शेल के अंदर रहेंगे, आपको बताया था ये बहुत ही कम टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा बेटा ये स्टेबल रहेगा, एक ही ऑर्बिट में बेचारा घूमता रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं करेगा वो क्या करता है बेटा, हाँ वो अपनी एनर्जी को चेंज करता रहता है। ठीक है, या तो एनर्जी को रेडिएट कर देगा या फिर एनर्जी को बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि उसका जो लाइफ टाइम होता है ना किसी स्टेट के अंदर वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, सिंस द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एक्साइटेड स्टेट इज वेरी स्मॉल, दे रिटर्न टू सम लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन बेटा लास्ट में कहां पर चला जाएगा, बताया था हर एक को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, हाँ एक्साइटेड होने के बाद बेटा कहाँ आएंगे, कोशिश करेंगे हाँ लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, न्यूक्लियस के पास आएंगे। ठीक है आर्यन, समझ रहे सभी बच्चे? ये स्पेक्ट्रम आपको क्या चीज दिखा रहा है, देख लो स्पेक्ट्रम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर बेटा किस किस तरह के स्पेक्ट्रम के अंदर लाइंस नजर आ रही हैं, और हर एक लाइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बेटा किस शेल से किस शेल की तरफ जा रहा है ना। ठीक है आर्यन, बोलो। तो लेमेन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां जा रहा है, हम बोलेंगे इसका इनिशियल ऑर्बिट बेटा कहां से कहां हो सकता है लेमेन के अंदर, सबका फाइनल तो 1 है, सबका फाइनल क्या है बेटा लेमेन के अंदर। अगर लेमेन सीरीज बोल रहे हो तो एनएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आर्यन, लिखा है बेटा नोट्स के अंदर भी, एनएफ की वैल्यू 1 हुई, मतलब सारे के सारे कहां वापस आ जाएंगे, घूम फिर के स्टेबल ऑर्बिट की तरफ। सबसे स्टेबल कौन सा है बोलो, सबसे स्टेबल, सबसे कम एनर्जी, दीपक क्या हो बेटा, सर के शेल। के शेल, गुड। तो लेमेन सीरीज के अंदर बेटा सभी बच्चों को समझ में आया कि एनएफ की वैल्यू क्या होगी, फाइनल स्टेट कौन सा होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इनिशियल बेटा कहां से हो सकता है, हाँ अब इनिशियल तो बेटा सेकंड से स्टार्ट हो गया है ना, या तो सेकंड होगा, एनआई की वैल्यू बेटा कहां से होगी 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकती है। ठीक है बेटा, दिशा आया समझ में। लेमेन सीरीज के अंदर देखो, फर्स्ट सीरीज के अंदर एनआई की वैल्यू 2 3 4 एक्सेट्रा से लेकर 8 तक हो सकती है, लेकिन एनएफ की वैल्यू क्या होगी, एनएफ कितना हो जाएगा फाइनल शेल, फर्स्ट होगा। ठीक है बेटा,
सबको आया बेटा समझ में? रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। दिशा यस सर। आ गया? दीप्ति आया बेटा? नोट्स हैं आपके पास? नोट्स में देखो, यस सर। पीडीएफ फाइल में देख लो एक बार, ठीक है? कोई बात नहीं, बाद में फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अभी मुझे बताओ कि लेमन सीरीज आपको समझ में आई कि इनिशियल बेटा कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन? सेकंड शेल में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, 5 में हो सकता है, 8 तक हो सकता है किसी में भी। लेकिन फाइनल ऑर्बिट कहाँ होगा? फाइनल अपना होगा फर्स्ट, के शेल होगा, ठीक है बेटा? इसको बोलते हैं लेमन सीरीज। फिर बाल्मर के लिए अगर देखें तो डायग्राम भी ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, आ जाएगा धीरे धीरे देखोगे तो। बाल्मर के अंदर बेटा इनिशियल ऑर्बिट कौन सा होगा? फिर वही, कहां से शुरू करेंगे अब हम? अब देखो दूसरा तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली जो सीरीज है इसमें फाइनल कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? सेकंड के अंदर आ रहा है। तो अगर सेकंड के अंदर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड में तो नहीं होगा, कहीं कोई हायर एनर्जी लेवल पे होगा इनिशियली, है कि नहीं? लाइन स्पेक्ट्रम कब आता है? याद करो, लाइन स्पेक्ट्रम बेटा हमने क्या बताया था? जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बेटा क्या करता है? अरे एमिशन स्पेक्ट्रम था, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था ना, नहीं था बेटा? तो लाइन स्पेक्ट्रम बेटा एक तरह का कैसा है? जिसमें एनर्जी एमिट करेगा अपने आप। एमिशन स्पेक्ट्रम का टाइप था ना कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। यस सर। तो यानी कि हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ये लाइंस ऐसी क्यों आई आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बेटा अपने आप से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है। और ऐसा बेटा कब होगा? जब हायर एनर्जी से लोअर में जाएगा, है ना? ये तो पढ़ के चुके हो, समझ में आ रहा है सबको? तो बाल्मर में बेटा सीरीज जो होगी वो कौन सी होगी? हायर होगी। अगर मान लो फाइनल अपनी सेकंड है, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पर आएंगे? आने के बाद, लौटने के बाद सेकंड में आ रहे हैं, तो अपनी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? इनिशियल स्टेट एनर्जी की इससे कुछ ज्यादा होगी, ठीक है? निकिता मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अच्छे से समझ गए? एन की वैल्यू एन आई बेटा, अगर मान लो एन एफ अगर अपना 2 है, यानी फाइनली इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो इनिशियली बेटा कौन कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं? सारे हो सकते हैं, इससे ज्यादा होने चाहिए बस। एनर्जी बेटा ऑर्बिट की क्या होनी चाहिए? उससे सेकंड वाले से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन से होते हैं ऐसे? एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, एन आई इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई मेरी बात समझ में सबको? साक्षी किस किस को आ गई और किसको नहीं आई? ये यस तो सर। आ गई। Yes, sir. चलो दीपक को भी आ गई, बाकी कब बोलेंगे? चिरायु बेटा कुछ आया समझ में? ऐसे यस सर। अच्छे से आ गया? समझाओगे जरा मुझे? समझाओगे? पास्ट चिन्ह सीरीज जैसे है, पास्ट चिन्ह का बताओ। पास्ट चिन्ह में बेटा डायग्राम में अपने को क्या दिख रहा है? इनिशियल ऑर्बिट देखो कहां से दिख रहे हैं पास्ट चिन्ह के अंदर? कहां से शुरू कर रहा है? ऊपर से देखो इलेक्ट्रॉन, जहां एरो खत्म हो रहा है वो फाइनल ऑर्बिट है ना? तो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां कहां से आ रहा है? देखो 8, 7, 6, 5, 4 तक आ रहा है कि नहीं? बोलो। और फाइनल ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा? कहां पर आके रुकेगा इलेक्ट्रॉन? बोलो चिरायु, फाइनल बेटा ऑर्बिट कौन सा हो गया पास्ट चिन्ह के लिए? एन एफ इज इक्वल टू 3 है। बोलो, आया समझ में? देख रहा है अभी तो। आयुष आया बेटा समझ में? रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। यस सर। आगे अच्छे से नोट्स रखे होंगे, देखो नोट्स अगर सामने रखे होंगे तो मेरी बात समझ में आ जाएंगी सारी। आगे अच्छे से, ठीक है? यस। चलो गुड। दीप्ति आया बेटा समझ में? ये अलग अलग सीरीज कैसे काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है? गुड। दिशा बताओ बेटा। 5 सीरीज हैं, 5 सीरीज के अंदर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन
इनिशियल ऑर्बिट बेटा सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनल सबका कॉमन आ रहा है, इसीलिए तो उनको नाम दे दिया हमने। जैसे लेमन सीरीज में बेटा NF की वैल्यू सबकी क्या होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये शेल के अंदर लौट रहा है, फर्स्ट NF इजिकल टू 1, ठीक है। इसी तरीके से बाल्मर के अंदर बेटा क्या हो रहा है, बाल्मर सीरीज में NF की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ लौटेंगे, रेडिएशन बेटा एनर्जी रेडिएट करते हुए आएंगे। लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना अपना, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप से एनर्जी रेडिएट करता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने आप से रेडिएट कर रहा है, तो मतलब कि हायर एनर्जी निकल के कौन से शेल में आ गया बेटा, सिंपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड शेल में आ गया। इसी तरीके से बेटा लेमेन के बाद बाल्मर के बाद पास्चन आती है, तो पास्चन के अंदर कौन से शेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फाइनल कौन से शेल में आ गया, KL, फिर कौन सा आएगा M शेल, जिसमें N की वैल्यू कितनी हो गई, दीप्ति कितनी है बेटा, KLM, N इजिकल टू 3, NF इजिकल टू 3। समझ गए सभी बच्चे, बोलो जल्दी। इजी है अगर समझ जाओगे तो, एनर्जी रेडिएट करके आ रहा है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी, जल्दी बताओ मुझे देखकर। निकिता नेक्स्ट सीरीज बेटा कौन सी है, लेमेर बार्मर पास्चन के बाद, बोलो। ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर बेटा फाइनल शेल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है फाइनली, NF इक्वल टू 4, बस सिंपल सा है, बस 4 तक आएगा। और उसके बाद अगली सीरीज है जिसको बोलते हैं फंड सीरीज। फंड सीरीज में बेटा फाइनल शेल कौन सा हो गया, क्या वैल्यू हो गई, NF equals to 5। बस ये अजीब सा डायग्राम नहीं है बिल्कुल भी बेटा, सिंपल है, अगर इसको समझ लोगे तो बिल्कुल ऐसे फटाफट ड्रॉ कर लोगे। बोलो आजा, कर सकते हो ड्रॉ, एक बार आज अपना होमवर्क है आपका, इस डायग्राम को बेटा नोट्स कंप्लीट कर लेना, और जिन्होंने पहले से बना रखे हैं इस डायग्राम की बेटा एक बार रफ में जरूर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है इन सीरीज को, ठीक है बेटा, कर सकते हैं ना, कोशिश करना पहली बार देख के करना, फिर बिना देखे। Yes sir। हाँ, एक बार देख कर करोगे, एक बार बिना देखे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आगे बेटा सभी को आगे बढ़ाऊं थोड़ा बहुत, अभी है टाइम 15 मिनट्स के अंदर, बोलो सीरीज सबको समझ में आई अच्छे से, किसको नहीं आई, सुमित सीरीज समझ में आई, अगर नहीं आई तो दोबारा फिर बता दूंगा, बोलो झूठ मत बोलना, आ गया समझ में, Yes sir। चलो बहुत अच्छी बात है, सबको आ गया तो। साक्षी ठीक है, ठीक है बेटा, ये सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसका मतलब बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करता है तो कौन कौन से शेल में जा सकता है, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज है पहली, उसमें पहले शेल में आ रहा है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, इस तरीके से 5 सीरीज का नाम दे दिया, ठीक है। और वो बेटा जितनी वेवलेंथ को रेडिएट करता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। जैसे ब्रैकेट अल्ट्रावायलेट रेंज है, ठीक है, ब्रैकेट का याद करो अल्ट्रावायलेट होता है, दूसरी सॉरी लेमन, गलत हो गया, लेमन बेटा जो है अपनी वो क्या होगी, अल्ट्रावायलेट रेंज होगी। दूसरा बाल्मर जो है, ठीक है, बाल्मर की बेटा कौन सी है, विजुअल रेंज है। और बाकी 3 जो बच गए, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, इन तीनों का बेटा क्या होता है, तीनों का इंफ्रारेड रेंज होता है, ठीक है। इनके नाम अगर याद करने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा इसमें कुछ कॉमन बना लो, L B P P ऐसा कुछ बन रहा है इसमें, कॉमन नहीं बन पाएगा है ना, L B P B P, ठीक है, L P B और फिर B P, अच्छा B P B P L ऐसे बन गया, ठीक है। ट्रेंड देख लो बेटा, L B P B P, ठीक है। ये कॉमन चीज है अपने दिमाग में सेव करने के लिए शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि जल्दी याद होगा उससे, ठीक है बेटा। चलो आगे देखें, कर लोगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बेटा देखते हैं अगला टॉपिक है अपना लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे कि बोर एटॉमिक मॉडल की अच्छाइयां क्या है, उसमें क्या क्या अपने को मिला, अचीवमेंट्स क्या थे,
है ना बेटा? कौन कौन सी चीजें अपने को पता चली। अब उसकी हम कमियां देख लें जरा, क्या क्या लिमिटेशंस थी बेटा, ऐसी क्या चीजें थी जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सुमित, कौन कौन से बेटा पॉइंट्स है? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Fail to explain line spectrum of multi-electron atoms. एटम्स। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का बेटा मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुत अपनी सारे। बहुत सारे, गुड। मल्टी का मतलब बहुत सारे। तो बेटा ऐसे एटम्स जिनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है? तो बेटा बोर की जो अचीवमेंट्स थी, उन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रम बेटा दिए थे वो सिर्फ कितने के लिए दिए थे बताया था मैंने? छोटे एटम्स के लिए। जैसे हाइड्रोजन का दिया, ऐसे छोटे छोटे एटम्स का बता सकते थे वो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बस छोटे छोटे एटम जिसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन हो, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उनका लाइन स्पेक्ट्रम बेटा अगर हम देखें तो वो जो है बोर एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाए, ठीक है? बोर्स थ्योरी वाज ओनली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। सिर्फ बेटा किनको एक्सप्लेन कर पाए? जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन थे। एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक हीलियम हो गया, इस तरीके से खाली जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो छोटे छोटे एटम्स के बेटा स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन कर पाए थे। अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब जो बेटा एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम को ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। समझ गए सभी बच्चे? बोलो, दीपक आया समझ में बेटा? सबसे बड़ी लिमिटेशन दीपक क्या थी बोर्स एटॉमिक मॉडल की? कि उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन करे बेटा, लेकिन ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कंटेनिंग बिलोंगिंग टू द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब कि जहां पर एक से ज्यादा या कई सारे इलेक्ट्रॉन हो गए तो वहां पर बोर की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई, अप्लाई नहीं कर पाई, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उनको। समझे मेरी बात? आर्यन बोलो, आ गया ये पॉइंट समझ में? It failed to explain the line spectrum of multi-electron atoms. Yes or no? समझ में आया दिशा? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बताया था उन्होंने, ऐसे समझ के चलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बस छोटे छोटे एटम्स का स्पेक्ट्रम बताया। इससे बड़े एटम्स का उनके बारे में कुछ उनकी जो थ्योरी थी बेटा वो बड़े एटम्स के स्पेक्ट्रम पर अप्लाई नहीं हो रही थी, ठीक है? समझ गए? सिंपल है। चलो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है अपना बेटा? इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। दूसरा बेटा लिमिटेशन क्या हुआ? दूसरा लिमिटेशन क्या है कि बेटा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए दो फिनोमेना को। इन फिनोमेना को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। जीमैन नाम है ये साइंटिस्ट के, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जब बेटा ये देखा गया कि जैसे मान लो अगर किसी एलिमेंट का हम कोई लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं, सुनो, तो अगर बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर मान लो अगर इस हाइड्रोजन एटम को अगर बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, सुन रहे सभी बच्चे? अगर किसी हाइड्रोजन के एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें और फिर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लें, यानी लाइन स्पेक्ट्रम लें, तो उसमें बेटा कुछ लाइंस नजर आती हैं। समझ रहे मेरी बात? क्या बेटा नजर आती हैं? कुछ अलग लाइनें नजर आती हैं। मतलब जितनी लाइनें बताई थी वो तो अभी बताई आपको, 5 सीरीज दिखती हैं। इसके अलावा बेटा कुछ लाइंस नजर आती हैं। समझे मेरी बात दिशा? इसी को बोलते हैं बेटा, हाँ, इसी को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। मतलब कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया था, सुनो, बोर के अकॉर्डिंग, बोर के लाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग हमें 5 सीरीज पता है ना? लीमैन, बार्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, फंड। लेकिन अगर इसके अलावा बेटा कोई और लाइन अगर दिखाई दे स्पेक्ट्रम में, तो वो बेटा जो थी वो कब दिखाई देती है? अगर हम उसको किस में रखें, किसी एटम को
जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, अगर उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो हम बेटा देखेंगे उसमें कुछ अलग तरह की लाइंस नजर आएंगी। समझ गए मेरी बात? बोलो। ये लिखा हुआ है when in the production of line spectrum if the source emitting radiation is placed in a magnetic field or electric field it is observed that each spectral line, तो हम बेटा क्या देखते हैं, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है बहुत सारी लाइंस के अंदर, और इन लाइंस को बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस। क्या है बेटा ये सुमित? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस होती है एक्चुअल में। जैसे मान लो अभी जो हमने ब्रैकेट फंड सीरीज ये सब पढ़ी हैं लाइंस, ये बेटा क्या होगी, एक स्पेक्ट्रल लाइन आई तो ये डिवाइड हो जाएगी। समझे मेरी बात? जैसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे रेडिएशन को, या उसमें मैग्नेट लगा दिया आपने, तो क्या असर देखोगे, मैग्नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने तो देखोगे कि जो बेटा एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाएगी, कई सारी लाइन में डिवाइड हो जाएगी। समझे मेरी बात? तो ये बोलते हैं जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस। हाँ, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट तब बोलते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है बेटा ऐसा, ठीक है, और स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या है, जब किसी एटम को अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तब भी क्या होगा, ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। समझे मेरी बात? सभी बच्चों को समझ में आ रही है कुछ? निकिता, एक स्पेक्ट्रल लाइन बेटा जो है, जैसे यहां पर आपको इतनी सारी लाइंस नजर आ रही हैं, है ना, ये सीरीज के अंदर देखो दिख रही है, लेमैन, बाल्मर, पास्चेल, ये बेटा जो लाइन दिख रही है ना, एक हर एक लाइन, ये बेटा स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्प्लिट का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेक हो जाएगी दो या दो से ज्यादा लाइनों में। बोलो, कुछ समझ में आई मेरी बात? दिशा, क्या बोला बेटा मैंने? थर्ड पॉइंट बेटा आपका क्या है? सेकंड, सॉरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल was not able to explain, ठीक है बेटा, the Zeeman effect and Stark effect। अरे बोलो, रिप्लाई तो करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? निकिता सर एक बार और बताता हूँ। अच्छा, ये तो ये चीज समझ में आ रही है, जैसे ये सीरीज बेटा अपने को दिखाई देती है, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए ये सीरीज दी बोर ने, ठीक है ना, समझ गए सभी बच्चे? अभी सबको बेटा ये लाइंस नजर आ रही है, जैसे ब्रैकेट के अंदर, लेमन के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें नजर आ रही हैं। क्या होगा बेटा, जैसे ही आप किसी एटम को, हाइड्रोजन के एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दोगे, ऐसे समझो जिस एटम का आप स्पेक्ट्रम ले रहे हो ना, ठीक है आर्यन, सिंपल सी बात, उसको एक मैग्नेट, उसके ऊपर मैग्नेट लगा दो। अब मैग्नेट में लेकर और उसका फिर रेडिएशन लोगे, मतलब उसका बेटा एमिशन देखेंगे, अगर लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो अपने को कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर नहीं आएगा। समझे मेरी बात? कैसा नजर आएगा मैं आपको बताता हूं। ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, एक लाइन बेटा, हर एक लाइन जितनी भी है ये सब ब्रेक हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, दो लाइनों में, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके, यानी जितने अपने को एक एक सिंगल लाइन नजर आ रही है ये और ज्यादा बेटा स्प्लिट हो जाएंगी। बोलो, समझ में आई मेरी बात? सिंपल, अब तो सिंपल तरीके से बताया। यस सर। आ गया? आर्यन आया? आर्यन तो रिप्लाई नहीं कर रहा। यस सर। देखो, जैसा ये दिखेगा ना, हर एक लाइन स्पेक्ट्रल के अंदर जितनी आपको लाइंस यहाँ नजर आ रही हैं, हर एक लाइन बेटा डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ आपको, ये बोलो, स्प्लिट हो जाएगी 2 या 2 से ज्यादा लाइन, ठीक है? तो इसको बेटा बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो उसको बेटा क्या नाम दिया? जीमैन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे जीमैन इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है? अरे बोलो, ठीक है? और ऐसे, और ऐसे बेटा फिर इसी तरह का मान लो कोई और हाइड्रोजन एटम लिया, अब बेटा उसको मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो? एक बैटरी लगा दो, हाई वोल्टेज बैटरी, क्या लगा दो बेटा?
हाई वोल्टेज बैटरी, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दिया आपने, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर किसी बहुत कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम, उसके ऊपर बेटा आपने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो फिर क्या देखोगे, फिर भी आपको स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं दिखाई देगा। समझे मेरी बात? उसमें भी बेटा क्या हो जाएंगी, लाइंस स्प्लिट हो जाएंगी। अब तो बिल्कुल सिंपल चीज समझ में आ गई आपको, ऐसा स्पेक्ट्रम नजर नहीं आएगा जो बोर ने दिया था। यस और नो? किसको समझ में आ गया वो रिप्लाई कर दे बस, ये चीज हमें समझ में आई। यस सर। तो ऐसे समझ लो बेटा कि बोर ने ये बताया कि ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो आपने पढ़ा अभी, इतनी सीरीज, लेकिन एक्चुअल में बेटा वो कहां पर अप्लाई नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हमने किसी एटम, हाइड्रोजन एटम को रखा, तो हमें बेटा बिल्कुल पहले जैसा स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें चेंज हो गया, बस ये बोला मैंने। बोलो। और ये बेटा क्या हो गई, क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई नहीं। आपने जो स्पेक्ट्रम दिया था वो सिर्फ बेटा नॉर्मल कंडीशन पर अप्लाई हो रहा था, जैसे ही उसको मैग्नेट के बीच में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसका स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, अलग तरह की लाइनें नजर आने लगी। और उन लाइनों के बारे में बोर ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है दीप्ति? इन लाइंस के बारे में बेटा, Yes, sir. जो लाइंस स्प्लिट हुई ना, उसके बारे में बोर को पता ही नहीं था। ठीक है, तो बस उसका लिमिटेशन हो गया, ये सिंपल मैं ये बता रहा हूं। ओके, और भी बेटा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप पढ़ना। आज का होमवर्क आपको यही देता हूं, कल फिर एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा इसको। ठीक है, एक बार बेटा ये सारे आप इसके लिमिटेशन पढ़ोगे। देखो, एक तो सीरीज पढ़ोगे, हाइड्रोजन की सीरीज कितनी है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके समझ लो उसको। और दूसरा बेटा इसके लिमिटेशंस पढ़ लेना। फिर कल हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे सारे पॉइंट्स को, और फिर अगला टॉपिक देखेंगे जो अपना डी ब्रॉगली रिलेशनशिप दे रखा है आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा बाकी नोट्स भी आपको दे दूंगा, इतने आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, बाय। Yes, sir. Yes, sir. गुड।